हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि इंडिया की सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को अप्रूव कर दिया है 2.87 ट्रिलियन डिविडेंड। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को रिकॉर्ड स्तर की यानी 2.87 ट्रिलियन, जिसको हम लगभग 2.87 लाख करोड़ कहते हैं, उसका डिविडेंड देने का फैसला भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, वित्तीय नीति के लिए, शेयर बाजार के लिए और सरकारी खर्च के लिए और ब्याज दरों और आगामी बजट रणनीति के लिए बेहतर सुविधा के लिए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी ये सब के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.87 ट्रिलियन दिया है। तो यह केवल एक साधारण लाभ हस्तांतरण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। तो इस फैसले का असर सरकारी घाटे से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉन्ड मार्केट, रुपए की स्थिरता में और आम नागरिक तक पड़ सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में और भी जानेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं आरबीआई डिविडेंड क्या होता है और यह सरकार को क्यों दिया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। तो यह सिर्फ नोट छापने का काम नहीं करता है, बल्कि देश की मौद्रिक नीति का, विदेशी मुद्रा भंडार का और बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय स्थिरता को भी नियंत्रित करता है। तो आरबीआई विभिन्न स्रोतों से कमाई करता है, जैसे सरकारी बॉन्ड पर ब्याज देना, विदेशी मुद्रा में निवेश करना, डॉलर रिजर्व से रिटर्न आना और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करता है और बैंकिंग रेगुलेशन की फीस भी करता है और करेंसी की प्रबंधन भी करता है। तो ये सब करता है आरबीआई। तो इन सब के बाद जो अधिशेष बच जाता है, जिसका हम सरप्लस कहते हैं, उसका एक हिस्सा आरबीआई सरकार को ट्रांसफर करता है। इसे हम डिविडेंड या सरप्लस ट्रांसफर भी कहते हैं। तो इस बार आरबीआई ने लगभग 2.87 ट्रिलियन का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर को मंजूर दे दिया है, जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा है। तो यह रिकॉर्ड डिविडेंड इतना बड़ा क्यों है वो भी जानेंगे। तो इस रिकॉर्ड डिविडेंड के पीछे कई बड़े कारण हैं, जैसे ऊंची ब्याज दरें। तो पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने महंगाई नियंत्रण करने के लिए रेपो रेट ऊंचा रखा था। इससे सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज बढ़ा है और आरबीआई की आय में वृद्धि भी आई है। तो विदेशी मुद्रा भंडार से कमाई भी हुआ है। तो भारत के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी और विदेशी सिक्योरिटीज में निवेश होता है। जब वैश्विक ब्याज दरें बढ़ने से आरबीआई की डॉलर आय बढ़ जाती है, तो डॉलर बेचकर मुनाफा भी किया जाता है। तो रुपये को स्थिर रखने के लिए आरबीआई ने कई बार डॉलर खरीदे बेचे हैं। इससे ट्रेजरी ऑपरेशन में लाभ भी होता है। तो मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी होता है, जैसे एनपीए संकट कम होने और बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता बढ़ाने से आरबीआई की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होता है। तो आकस्मिक रिजर्व पर्याप्त स्तर पर की बात करें तो आरबीआई के पास कंटिजेंसी रिजर्व पहले से ही पर्याप्त है, इसीलिए अधिक राशि सरकार को ट्रांसफर की जा सकती है। यानी सरकार को, क्योंकि कंटिजेंसी रिजर्व तो पहले से पर्याप्त ज़्यादा ही है, इसीलिए अधिक राशि सरकार को ट्रांसफर करा जा रहा है। तो सरकार के लिए यह विंडफॉल गेन क्यों माना जा रहा है। तो सरकार के लिए यह किसी बोनस से कम नहीं है, क्योंकि 2.87 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि मिलने से फिजिकल डेफिसिट कम करने में मदद भी मिलेगी सरकार को और उधारी की ज़रूरत को घट सकती है। जो जितने भी उधार लिया गया है उसकी ज़रूरत भी घट सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च भी बढ़ाया जा सकता है। चुनावी और सामाजिक योजनाओं को फंड भी मिल सकता है और पूंजीगत व्यय, जिसको हम कैपेक्स कहते हैं, वो भी बढ़ सकता है। तो भारत सरकार लगातार राजकोषीय घाटा नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में आरबीआई का यह डिविडेंड सरकार को राहत भी देता है। तो फिजिकल डेफिसिट पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट यानी सरकार का कुल खर्च उसकी आय से ही कितना ज़्यादा होता है।
यानी भारत का लक्ष्य फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी के मुकाबले धीरे धीरे कम करना होता है। तो आरबीआई का बड़ा डिविडेंड होता है, जिसे घाटा कम दिखाने में मदद कर सकता है। सरकारी बॉन्ड जारी करने का दबाव भी घटाएगा, निवेशकों का भरोसा भी मजबूत करेगा। तो यदि सरकार इस राशि का उपयोग घाटा घटाने में करती है तो भारत की वैश्विक क्रेडिट रेटिंग भी मजबूत हो सकती है। तो ये है फिजिकल डेफिसिट। तो शेयर बाजार पर इसका क्या असर हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार ने आमतौर पर ऐसे बड़े डिविडेंड को सकारात्मक माना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में विश्वास बढ़ सकता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को फायदा होगा। सरकारी खर्च बढ़ाने से पीएसयू कंपनियों को लाभ भी मिलेगा। बॉन्ड बिल घट सकती है, विशेष रूप से निम्न सेक्टर लाभ में रह सकते हैं, जैसे रेलवे में, डिफेंस, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर में और पीएसयू बैंक में। तो हालांकि यदि सरकार इस राशि का उपयोग केवल घाटा छिपाने के लिए करती है तो और वास्तविक आर्थिक सुधार नहीं होता है तो बाजार की प्रतिक्रिया सीमित भी रह सकती है। तो क्या इससे टैक्स कम हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से सरकार पर वित्तीय दबाव कम होने से टैक्स राहत की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से तुरंत टैक्स कटौती की उम्मीद भी कम होता है। तो सरकार का संभवतः इस राशि का उपयोग कहाँ पर करेगी वो भी जान लेते हैं, जैसे कैपेक्स पर, ग्रामीण योजनाओं पर, सब्सिडी पर, रक्षा खर्च पर और सामाजिक कल्याण, इस सब में ये राशि सब जाने वाला है। तो फिर भी मध्यम वर्ग उम्मीद कर सकता है कि भविष्य में आयकर राहत की संभावना भी बढ़ सकता है। तो क्या इससे महंगाई बढ़ सकती है? तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार इस पैसे का उपयोग कैसे करता है। यदि पैसा उत्पादन निवेश में जाता है तो अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। पैसा अत्यधिक मुफ्त योजनाओं में जाता है तो महंगाई भी बढ़ सकता है, क्योंकि अधिक सरकारी खर्च मांग बढ़ सकता है। यदि उत्पादन इतनी तेजी से ना बढ़े तो कीमत भी बढ़ सकता है। इसीलिए आरबीआई और सरकार दोनों संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी करेंगी। क्या यह आरबीआई की स्वतंत्रता पर सवाल भी उठाता है? तो कुछ अर्थशास्त्री यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या इतना बड़ा डिविडेंड केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है? तो केंद्रीय बैंक का मुख्य काम क्या होता है? जैसे महंगाई को नियंत्रण करना होता है, वित्तीय स्थिरता करना होता है और मुद्रा का सुरक्षा भी करना होता है। तो यदि सरकार लगातार अधिक सरप्लस की अपेक्षा करे तो भविष्य में आरबीआई पर दबाव भी बढ़ सकता है। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि यह ट्रांसफर आर्थिक फ्रेमवर्क और बिमल जालन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार ही किया गया है। तो आरबीआई का यह कहना है। तो बॉन्ड मार्केट और ब्याज दरों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो यदि सरकार कम उधारी लेती है तो सरकारी बॉन्ड सरप्लस घट सकती है, बॉन्ड फील्ड नीचे आ सकती है। भविष्य में ब्याज दरों पर दबाव भी कम हो सकता है। यह कॉरपोरेट सेक्टर और होम लोन बाजार के लिए भी सकारात्मक संकेत हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए इसका क्या संदेश मिलता है? तो विदेशी निवेशकों के लिए यह संकेत देता है कि भारत की वित्तीय स्थिति मजबूत है और आरबीआई के पास पर्याप्त रिजर्व भी है और बैंकिंग सिस्टम स्थिर भी है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए फायदा हो सकता है। तो सरकार को अतिरिक्त वित्तीय स्पेस भी मिल सकता है। तो इससे भारत में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफपीआई कहते हैं, और दीर्घकालिक निवेश आकर्षित भी हो सकते हैं, यानी भारत को फायदा ही होगा। तो राजनीतिक और चुनावी महत्व भी बढ़ जाता है। जैसे इतनी बड़ी राशि किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सरकार इस अतिरिक्त वित्तीय स्पेस का उपयोग कर सकती है, जैसे ग्रामीण विकास में लगा सकता है, किसानों की योजनाओं पर, रोजगार योजनाओं पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्घाटन पर, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर लगा सकता है। इसीलिए आर्थिक फैसले के साथ इसका राजनीतिक महत्व भी जुड़ा होता है। तो भविष्य के लिए सबसे बड़ा संकेत क्या हो सकता है? जैसे यह रिकॉर्ड डिविडेंड भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कई बड़े संकेत देता है। तो पहले तो सकारात्मक संकेत की बात करें तो मजबूत विदेशी मुद्रा रिजर्व हो सकता है, नियंत्रित बैंकिंग जोखिम हो सकता है, बेहतर राजकोषीय स्थिति होगा और मजबूत सरकारी वित्त भी हो सकता है। तो संभावित जोखिम की बात करें तो सरकार की आरबीआई पर निर्भरता बढ़ सकता है,
अत्यधिक सरकारी खर्च हो सकता है, महंगाई का दबाव भी हो सकता है। केंद्रीय बैंक स्वतंत्रता पर बहस भी दीर्घकाल से सबसे महत्वपूर्ण बात यही भी होगा, क्योंकि सरकार इस राशि का उपयोग उपभोग में करती है या उत्पादक निवेश में करता है। यदि यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, ऊर्जा और रोजगार निर्माण में लगाया गया तो इसका असर कई वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत भी कर सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरकार को दिया गया 2.87 ट्रिलियन का रिकॉर्ड डिविडेंड भारतीय आर्थिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय घटनाओं में से एक है। इससे सरकार को भारी वित्तीय राहत मिलेगा, फिजिकल डेफिसिट नियंत्रित करने में मदद भी मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर व विकास योजनाओं को गति भी मिल सकता है। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। यदि इस राशि का उपयोग उत्पादक निवेश में, आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन में किया गया तो यह भारत की विकास कहानी को और मजबूत बना सकता है। वहीं यदि इसका उपयोग केवल अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए हुआ तो दीर्घकालिक आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। तो अगले कुछ महीनों में सरकार इस राशि का उपयोग कैसे करती है, वही तय करेगा कि यह ऐतिहासिक अवसर बनेगा या केवल अस्थायी राहत के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।